प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में आप लोग बने हुए रहिए। मैं ना साइंस सब्जेक्ट लेकर आया हुआ हूँ। आज साइंस सब्जेक्ट में ये देख पा रहे होंगे 15 पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये बुक में कुछ सिलेबस को हटाया गया है, जिसके तहत ये ना आप लोग को 14 पार्ट में मिलेगा हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे 15 पार्ट है और पार्ट का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट ना। इसमें मैं आप सभी लोगों को अभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इसे एक बार परीक्षा की दृष्टि से आप लोग जरूर पढ़ ले, ठीक है। ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। मैं सभी पार्ट का इस तरह से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो देखिए क्या बोलता है। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से एक सही ऑप्शन का चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैवनिम्नीकरण पदार्थ है। तो आप लोग को समझाना चाहूँगा जैवनिम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, ठीक है। जैवनिम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं ना जो मतलब सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब हमारा पर्यावरण में सूक्ष्म जीव है और वो सूक्ष्म जीव ना जिन पदार्थ को अपघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और सड़ा गला करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग जैवनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग का घर में जो सब्जी बनता है उसका छिलका वो 2-4 दिन में सड़ गल जाएगा, तो वह कैसा पदार्थ है, जैवनिम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। जैसे जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, टूटेंगे उसके बाद धीरे धीरे वह सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये भी जैवनिम्नीकरण पदार्थ है। तो ये समझ जाइए आप लोग, जितने भी पदार्थ हैं वे सड़ते गलते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, वैसे पदार्थ को जैवनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। क्या पदार्थ कहते हैं, जैवनिम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। तो जैवनिम्नीकरण पदार्थ में जो चीज़ सड़ेगा गलेगा, तो आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका सारे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ए नंबर में है घास, पोप्स तथा चमड़ा। देखिए इसमें घास भी सड़ जाएगा, पोष भी, फूल भी सड़ जाएगा और चमड़ा भी सड़ेगा, मतलब ये जैवनिम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, देखिए घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। इसमें देखिए ये समूह में ना घास तो सड़ेगा गलेगा, लकड़ी भी, लेकिन प्लास्टिक सड़ेगा गलेगा नहीं, ठीक है। तो प्लास्टिक अजैवनिम्नीकरण पदार्थ है, जैवनिम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ना गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर तो सही है। सी नंबर एक बार देख लीजिए, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। तो ना फल का छिलका है वो भी सड़ेगा, केक भी सड़ेगा, नींबू भी सड़ेगा कुछ दिन, क्या है मिट्टी में दबा कर रखने से, ठीक है। तो ये भी जैवनिम्नीकरण पदार्थ है। डी नंबर में क्या बोलता है, केक, लकड़ी, घास, ये तीनों सड़ेगा, तो ये भी जैवनिम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। इसका बी नहीं होगा। तो इसका जवाब भी यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका ए, सी और डी, मतलब ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर सही जवाब है। तो जैवनिम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जैवनिम्नीकरण पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होता है और वह अपघटन के पश्चात सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैवनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो ना आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए और ना वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मैं हर एक चैप्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रही होंगी स्क्रीन पे, ठीक है। निम्न में से कौन एक भौतिक कारक नहीं है। देखिए निम्न में से कौन एक भौतिक कारक नहीं है। ऑप्शन में है ताप, बी में वर्षा, सी में वायु, डी में सूक्ष्म जीव। तो इसमें भौतिक कारक कौन नहीं है, सूक्ष्म जीव। देखिए सबसे अलग है, ठीक है। भौतिक कारक नहीं है, भौतिक कारक मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, भौतिक कारक ये नहीं है, ठीक है। क्या चीज, सूक्ष्म जीव। ये तापमान भौतिक कारक है, वर्षा भौतिक कारक है, वायु भौतिक कारक है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर है, लेकिन सूक्ष्म जीव फिजिकल फैक्टर नहीं है। तो ना हम लोग आगे देखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा, सूक्ष्म जीव, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। देखिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण, आहार श्रृंखला क्या चीज है जानते हैं। तो ना मैं आप लोग को आप लोग की भाषा में, आसान भाषा में भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आहार श्रृंखला, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग समझ जाइए, जैसे
सबसे पहले क्या चीज़ को हम लोग खाते हैं, तो ना कोई पौधा को खाते हैं, ठीक है। कोई पौधा को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। पौधा से जो चीज़ उगता है उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो पौधा हो पौधा पौधा को कौन खाता है, जैसे बकरी खा गया, ठीक है, बकरी। अब बकरी को कौन खाता है, जैसे मनुष्य खाता है, या हम लोग कह सकते हैं लोमड़ी खाता है, या बाघ खाता है कह सकते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे लोमड़ी लिख दिया, क्या लिख दिया, लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है। क्या खाता है, लोमड़ी ना। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, अगर इस तरह से ये मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये घास फूस हो गया, बकरी हो गया, लोमड़ी हो गया, इस तरह से एक को दूसरा खाता है, दूसरा को तीसरा खाता है। अगर इस तरह का ऑप्शन में जो है ना वही सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दिख रहा है, बट आप लोग को समझना ना बहुत जरूरी है। जैसे आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बट हम लोग को समझना है आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। अगर कभी ऑप्शन में इस प्रकार ना दिया हुआ हो और इसे बदल कर दिया हो तो हम लोग कैसे जानेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए घास है, गेहूं है, आम है। क्या घास को गेहूं खाता है, नहीं। गेहूं को आम खाता है, नहीं। तो ये आहार श्रृंखला का उदाहरण नहीं है, आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे। कैसे, घास को बकरी खाती है, ठीक है, घास को कौन खाती है, बकरी, और बकरी कौन कौन खाती है, मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, ये आंसर देख लिए आप लोग, लेकिन इसको समझना है, इसलिए एक बार वीडियो में ना बने हुए रहिए और समझने को कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सी, बकरी, गाय, हाथी। बकरी को तो गाय नहीं खाती है, गाय को हाथी नहीं खाती है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। आप देखिए घास, मछली, बकरी, इनमें से घास को मछली खा भी सकती है माना, ठीक है, लेकिन मछली को बकरी नहीं खाती है, मतलब ये भी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करती है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करती है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, घास, बकरी तथा मानव। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या बोलता है ना, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो ऑप्शन में देख लीजिए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी में है कार समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। सी में स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। डी में उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण मित्र कौन है, पर्यावरण मित्र, देखिए पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर जितने भी चीज देखते हैं ना, छोटी हो या बड़ी हो, सभी एक पर्यावरण का भाग है। तो पर्यावरण मित्र किसे कहेंगे ना, पर्यावरण में जो चीज मौजूद है और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उसको पर्यावरण मित्र कहेंगे। जैसे कोई पौधा है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं तो हमारा वो मित्र हुआ, पर्यावरण मित्र हुआ, ठीक है। पर्यावरण को जो साफ सुथरा भी रखता है कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। तो कपड़े का थैला ये पर्यावरण मित्र कहलाया, मतलब पर्यावरण का एक अंग है हम लोग, और हम लोग ना जो चीज यूज करते हैं वह पर्यावरण का मित्र है। जो कुछ भी जितने भी उपयोगी चीज है, उपयोगी बोलिए अनुपयोगी कहिए, वो सारी पर्यावरण का घटक है। अनुपयोगी तो कोई चीज हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी चीज में वो उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण मित्र क्या होगा इसका सही जवाब, तो थैला है ना, सामान ले जाने के लिए उपयोगी होता है, तो वह भी पर्यावरण का पर्यावरण मित्र है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखा का स्विच बंद करना, ठीक है। तो क्या है ना, ये भी क्या है, पर्यावरण मित्र है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। देखिए लाइट की बात करेंगे या पंखे की बात करेंगे, ठीक है, ये ना हमारे लिए कुछ ना कुछ मदद करते हैं, हमारे लिए उपयोगी है, ये पर्यावरण मित्र है। और उस क्या है, स्विच बंद कर देना, बंद कर दिया तो क्या है, बेकार का कोई चीज नहीं जा रही है, ये भी हमारा पर्यावरण मित्र है। सी नंबर, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, ठीक है। स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, पैदल हम लोग चलते हैं, जिससे क्या है ना,
कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, हम लोग पर्यावरण के मित्र है कहेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण के सभी चीज़ मित्र कहलाते हैं, जितने भी चीज़ आप देख पाएंगे पर्यावरण के सभी मित्र ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, प्यारे दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आप ये क्वेश्चन को ना थोड़ा स्पीड कर सकता हूँ, बट आप लोग समझेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी, ना कि स्पीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलती है, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ, देखिए वो पदार्थ जो सड़ेगा गलेगा नहीं, मतलब सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होगा, उसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे। तो इसमें लकड़ी तो सड़ गल जाएगा, किसी मिट्टी में मिल जाएगा, कागज भी हो जाएगा, टमाटर भी हो जाएगा, बट प्लास्टिक नहीं सड़ेगा गलेगा। तो इसका सही जवाब ना अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन है, तो इसका सही जवाब प्लास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। देखिए परितंत्र आप लोग को समझाता हूं मैं, ठीक है। तो देख लीजिए ना, इसको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद परितंत्र अच्छी तरह समझाऊंगा। कभी जीवधारी और कभी निर्जीव वस्तु, ठीक है। कभी जीवधारी और कभी निर्जीव वस्तु। और बी नंबर में क्या है, जीवधारी और निर्जीव दोनों। सी नंबर में निर्जीव वस्तु, डी नंबर में सभी जीवधारी। ध्यान दीजिए परितंत्र क्या है, इसको मैं सरल भाषा में समझाना चाहूंगा, ठीक है। माना यहाँ पे एक जीव है, ठीक है, क्या है, एक जीव है। मैं इस तरह से बना दिया हूँ जीव, इसकी जगह में कोई भी जीव हो सकता है। और ये जीव को ना जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सभी चीज मौजूद रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परितंत्र बोलेंगे। जैसे एक तालाब ले लो, ठीक है, तालाब में मछली उछली होता है और मछली जीवित रहता है, मतलब मछली को जीने के लिए जो चीज चाहिए वो सभी चीज मौजूद है, मतलब वह भी एक क्या है, परितंत्र है। वहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, हवा भी होती है, फिर से कुछ उसके लिए तापमान भी होती है, और फिर से मृदा भी होती है, फिर जल भी होती है। तो सारे जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज सभी मौजूद रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उसे परितंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कभी जीवधारी नहीं, और कभी निर्जीव, तो कभी ये बोल दिया, इसी में गलती हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए जीवधारी और निर्जीव दोनों, तो ये दोनों मिलकर ना परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र कैसे निर्माण होती है, तो परितंत्र ना सभी जीव, क्या चीज बोलिए, सभी जीव, सभी जीव और अजीव कारक, मतलब सभी निर्जीव, ठीक है, सभी क्या, निर्जीव, निर्जीव, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, ये दोनों मिलकर नाम, ये दोनों मिलकर परितंत्र का निर्माण करती है। परितंत्र का निर्माण करती है, मतलब सभी जीव और सभी अजीव कारक। अजीव कारक मतलब अजीव मतलब जीव कारक बोल देंगे। जीव कारक कौन कौन सी हैं, तो मतलब ये समझ जाइए, ऑप्शन के अनुसार भी अच्छे समझ सकते हैं, सभी जीवधारी और निर्जीव। ये क्या किसका निर्माण करती है, परितंत्र का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाती है। देखिए आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाती है, तो जैव आवर्धन कहलाती है। जैव आवर्धन में आप लोग को शॉर्ट सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग कोई भी किसान है वो क्या करता, अपना फसल को ना, किसको, फसल को अच्छा रखने के लिए इस पर दवाइयाँ मारती है, दवाई छिड़काती है, तो वो ना क्या है, पीड़कनाशी है। जो दवाई मारती है पीड़कनाशी, पीड़ा को क्या करता है, नाश करता है, तो पीड़कनाशी है। अब वो किस में आ गया, पौधा में आ गया। पौधा में कुछ मात्रा रहेगी, कुछ मृदा में आ जाएगी और कुछ जल में बहकर चले जाएगी, ठीक है, कौन, पीड़कनाशी। अब क्या होगा ना, उसका उस पौधा का सेवन हम लोग करेंगे, ठीक है, या कोई बकरी करेगा या कोई भी जीव करेगा।
अब ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, पिड़कनाशी। पिड़कनाशी एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, वह सड़ते गलते नहीं है, और वही ना दूसरे जीव में चले जाएंगे जो खाएगा उसको। माना बकरी में चले गया, किस में चले गया, बकरी। अब बकरी को क्या किया कि जो जीव खाएगा, अब वो ना वो रसायन कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, वह उस जिस जीव खाया उसमें चली जाएगा। अब बकरी में चले गया, बकरी से माना मनुष्य में चले गया, अब उसमें जाकर वो संचित हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, जैव आवर्धन कहलाएगी। मतलब मैं कह दूंगा कोई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, वो किसी जीव में गया, उस जीव से फिर दूसरे जीव में गया, उस जीव से किसी तीसरे जीव में चले गया, और वह धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहती है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए, उपभोक्ता की बात करेंगे और पोषी स्तर की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ना डाउट होती है, तो मैं उपभोक्ता को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा भी। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता क्या चीज़ है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो ना पेड़ पौधा को खाता है, पेड़ पौधा को जो खाता है, मतलब जो शाकाहारी होते हैं ना, उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। तो बता दीजिए इसमें शाकाहारी कौन है, शेर तो मांस खाता है, हिरन शाकाहारी है, वो मांस नहीं खाता है, मतलब ना प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, हिरन। प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप लोग कंसेप्ट पकड़िए, नहीं तो ऑप्शन चेंज कर देगा तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, सभी शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे में क्या हो जाएगी, बकरी हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, गाय हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है। जो मांस नहीं खाता है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो उपभोक्ता की बात करेंगे ना, तो देखिए, पेड़ पौधा हो गया, माना ये क्या चीज़ है, पेड़ पौधा, ठीक है। पेड़ पौधा हो गया, इसको जो खाया ये स्वयं पोषी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्वयं पोषी हो गया, उत्पादक हो गया। ये क्या कहलाएगा, उत्पादक। मतलब सभी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं, उत्पादक कहलाएगा। और जो उसको खाएगा, माना बकरी खा दिया, क्या चीज, बकरी। बकरी खाया किसको, पेड़ पौधा को, तो बकरी ना प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। अब बकरी को माना क्या खा गया, बकरी को ना कोई लोमड़ी खा गया, क्या चीज, लोमड़ी, ठीक है। यहाँ पे लोमड़ी आप लोग समझ लीजिए, ये लोमड़ी खा गया, ठीक है, लोमड़ी खा गया। तो लोमड़ी क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये क्या कहलाएगा, उत्पादक। अब लोमड़ी को जो खाएगा, ये तो प्राथमिक हुआ, ये द्वितीय हुआ, ठीक है। और लोमड़ी को जो खाएगा, जैसे शेर हो गया, क्या चीज, शेर। तो शेर क्या चीज है, तो शेर ना तृतीयक उपभोक्ता। आशा करता हूँ उपभोक्ता समझ गए होंगे। जैसे ये पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, उत्पादक हो गया। इसको जो खाया, जैसे बकरी, तो प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को जो खाया वो द्वितीय उपभोक्ता, और इसको जो खाएगा वो तृतीय उपभोक्ता। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब ना पोषी स्तर इसी तरह की बात है, पोषी स्तर मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो ना क्वेश्चन नंबर 8 होगी। अब ना क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे, 9। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग ना प्लीज़ एक बार इसे जरूर देख लीजिए और समझिए। मैं इस तरह से हर एक पार्ट का क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग के लिए यूजफुल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, 9 देख पा रही होंगी। हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है। देखिए, हरे पौधा होता है, जो क्या चीज होता है, हरे पौधा, ठीक है। वो क्या करता है, हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे हरा पौधा ये हो गया, आप पौधा का पत्ती होती है, हरी होती है, और पत्ती हरी होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधा क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो उसे उस प्रक्रिया को हम लोग ना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए में प्रकाश परिवर्तन, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में प्रकाश
नहीं सॉरी, बी में प्रकाश विश्लेषण है, सी में प्रकाश संश्लेषण, डी में प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो कोई हरे पौधा है ना, अब हरे पौधा में क्लोरोफिल होता है और सूरज का प्रकाश जब कभी भी पड़ेगा ना तो वह ग्लूकोज का निर्माण करेगा, वो अपना भोजन बना लेगा। तो जो अपना भोजन बना लेती है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहती है? पदार्थ के अपघटन पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन? पदार्थ के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ है उसका अपघटन, अपघटन का अर्थ यही होता है कि ये पदार्थ है, मान के चलिए। अपघटन का मतलब इसे छोटा छोटा टुकड़ा में क्या कर देना, तोड़ देना। अपघटन का मतलब किसी भी चीज़ को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। देखिए, पदार्थ का अपघटन मतलब पदार्थ को तोड़ना या पाचन करना। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो कुछ बड़े आकार में होती है, बट श्वास नली में ये चली जाती है तो उसका अंदर जा कर के उसका ना छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है। तो वो किसके द्वारा तोड़ा जाता है? एंजाइम के द्वारा। एंजाइम क्या चीज़ होता है? तो एंजाइम ना रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब जो नहीं होता है उसको वो होने का काम करता है, उसको कर देने का काम करता है। जैसे बात की बात है, हम लोग जो भोजन खाते हैं वह क्या है ना, वो आसानी से अपने आप पच जाएगा क्या? नहीं। तो ना भोजन नहीं पचता, उसको पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम। मतलब पदार्थ का अपघटन कौन करता है? एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल पत्तियों में, केवल तनों में, पौधों के सभी हरे भागों में, जड़ों में। तो ध्यान दीजिए, केवल शब्द है ना, पॉजिटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव ये वर्ड है केवल। केवल तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। पत्तियों में होता है, तना में भी होता है, लेकिन केवल पत्तियों में नहीं होता है, केवल तना में नहीं होता है। मतलब ना पौधा के सभी हरे भागों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। कोई भी पौधा है जिसका उसका जितने भी हरे भाग है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधा के सभी हरे भागों में। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ए क्या हो गया? 11 देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? ये आप लोग किताब पढ़े होंगे ना, तो ये चीज़ लिखा भी गया है किताब में। एक नहीं, क्या बोलता है? खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 10%। ऑप्शन ए में 5% ये गलत है, बी में 10% ये सही है, सी में 20% ये गलत है, डी में 15% ये भी गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ पाए या नहीं है? तो फिर से एक बार मैं डिस्कस करता हूँ क्या है। माना कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, क्या है? पेड़ पौधा है, ये प्रथम पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, आप इसको जो जीव खाएगा, जैसे बकरी खा दिया, माना क्या खा दिया? बकरी, तो ये द्वितीय पोषी स्तर कहलाएगा। ठीक है, पोषी स्तर में ये प्रथम कहलाएगा घास फूस मतलब पौधा, और जो उसको खाएगा, ठीक है, वो द्वितीय पोषी स्तर कहलाएगा। बकरी को जो खाएगा जैसे लोमड़ी, वो तृतीय पोषी स्तर कहलाएगा, और लोमड़ी को जो खाएगा जैसे बाघ, वो चतुर्थ पोषी स्तर कहलाएगा। लेकिन उपभोक्ता की बात करेंगे तो बकरी ना प्रथम उपभोक्ता होगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है ना, ये पौधा है, इसे बकरी खा दिया, तो इसका जो कुछ भी इसमें जाएगा, और बकरी से अब मतलब पौधा से ऊर्जा का कितना प्रतिशत जाएगा? तो मतलब ना इसमें बहुत ही कम प्रतिशत जाएगा। ठीक है, 10%। और उसको जो खाया, तो मतलब कहने का मतलब ये, उसको जो खाएगा उसमें 10% जाएगा। इस तरह से होते हुए अधिक से अधिक कोई भी जीव है उसको कोई भी खा रहा है तो उसका 100% में से ओनली 10% ही जाती है, बाकी अपशिष्ट के रूप में और उष्मा के रूप में पर्यावरण में क्या हो जाती है? क्षयित हो जाती है। ठीक है, तो ना क्वेश्चन नंबर 12 ये होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं ये सारी इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गई, अब ना कुछ छोटी छोटी क्वेश्चन है, देख लीजिए।
क्या लिखता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ना इसे भी एक बार पढ़ लीजिए। परितंत्र के एक जैविक तथा अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करेंगे तो घास हो गया या सभी पौधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जिसमें जीव होती है वह क्या है, जैविक घटक। जैसे मछली भी रहती है ना तो वह जैविक घटक है। क्या घटक है, जैविक घटक। और अजैविक घटक की बात कर दें तो मृदा, और या मृदा कह देंगे, या पानी कह देंगे, या वायु कह देंगे, ये अजैविक घटक है। या पत्थर कह देंगे। लेकिन जैविक घटक में जिसमें जीव होती है, सभी पौधे हो जाएंगे और कुछ जीव हो जाएगी, ठीक है, ये जैविक घटक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक मानव निर्मित कृत्रिम, मानव निर्मित को कृत्रिम बोलते हैं, एक मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो खेत या कुआं भी बोल देंगे तो मानव निर्मित परितंत्र है, जिसको मनुष्य अपने हाथ से बनाता है। तो खेत को बनाता है, पहले कहेंगे तो इस पृथ्वी में जितने भी चीज थी ना, वह जंगल के रूप में थी या बंजर के रूप में थी। मनुष्य ने क्या किया, उसे खेत कोड़ कोड़ कर, कुदाल से कोड़ कोड़ कर, मतलब ना उसको खेत बनाया है जिसमें फसल उगती है, ठीक है। तो मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण क्या है, खेत, ठीक है। और बगीचा भी, ठीक है। बगीचा बहुत सारे मानव ने पेड़ लगाकर बगीचा बनाती है, तो बगीचा भी मानव निर्मित परितंत्र है। कुआं, कुआं की बात करेंगे तो कुआं कोई भी इंसान क्या करता है, खोदता है, ठीक है। क्या चीज, कुआं ना, कुआं, कुआं, ठीक है। तो कुआं भी क्या है, मानव निर्मित परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र समझ गए, खेत, कुआं, या क्या कह देंगे, बगीचा। तालाब की बात करेंगे ना, तालाब क्या है, तालाब ना, तालाब की बात करें, किसकी, तालाब की। तो तालाब ना ये कैसा परितंत्र है, तो ये ना प्राकृतिक परितंत्र है। छोटे छोटे तालाब हम लोग खोदते हैं, बट वो तो मानव निर्मित परितंत्र है। लेकिन एक किताब में लिखा है, आप लोग का एनसीईआरटी का किताब में कक्षा 10 में, कि तालाब ना कृत्रिम कृत्रिम परितंत्र नहीं है, वो प्राकृतिक परितंत्र है। तो हम लोग तालाब क्या जो छोटा छोटा खोदते हैं, वही तालाब नहीं, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से बहुत बड़े बड़े तालाब है, ठीक है। तो तालाब कैसा परितंत्र है, मानव निर्मित। किंतु खेत, कुआं और बगीचा कैसा परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है, मानव निर्मित परितंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र है। देख लीजिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन से रिलेटेड आप लोग को ना एक क्वेश्चन फाइनली बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। किससे संबंधित, ओजोन से संबंधित। कैसे क्वेश्चन उठ सकती है, ठीक है। ओजोन परत क्या है या ओजोन गैस क्या है, इसका अवश्य हमारे लिए हानिकारक क्यों है या चिंता का विषय क्यों है, क्वेश्चन इस प्रकार से उठ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र है। तो इसका O3 सही जवाब होगा। किसका, ओजोन। मैं ओजोन के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओजोन देख लीजिए, परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ओजोन में लिख दिया हूँ। ओजोन का सूत्र की बात करेंगे तो O3 देख पाए होंगे आप लोग। ओजोन का सूत्र क्या होती है, O3। अब ओजोन का निर्माण कैसे होती है या ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। हम लोग कौन सा मंडल में रहते हैं, तो हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी जीव है, वो क्षोभ मंडल में है। और ना क्षोभ मंडल में क्या क्या होती है, तो क्षोभ मंडल में ना जितने भी मौसमी घटना है, जैसे बादल का कड़कना, बारिश होना, ये सब सारी वर्षा होना, ठीक है। तो ये सारी बिजली का कड़कना, चमकना, ये सब सारी मौसमी घटना है जो कि क्षोभ मंडल में होती है। और उससे ऊपर समताप मंडल है। तो समताप मंडल में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और समताप मंडल प्लेन उड़ने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें तापना चारों ओर समान होती है, ठीक है। तो मैं सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओजोन गैस का सूत्र O3। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये हमारे लिए ओजोन गैस ना एक विषैला गैस है। ओजोन एक विषैला गैस है, इसको हम लोग सेवन करेंगे तो हम लोग की मृत्यु हो जाएगी, बट ना ये हमारी रक्षा करती है। कैसे,
देखिए माना ये पृथ्वी है, इसमें आदमी लोग रहता है, ठीक है, मनुष्य रहता है। आप क्या है, सूरज है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ना ये ओजोन परत है समताप मंडल में इस प्रकार छतरी की तरह क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है और हम तक आने नहीं देती है। किसको? पराबैंगनी किरण को। अगर हम तक आएगी पराबैंगनी किरण तो क्या होगा? देखिए वो बहुत ही खतरनाक किरण है। अगर हमारी त्वचा में पड़ेगा ना तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगर पराबैंगनी किरण आंख में पड़ेगा तो आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा। और पृथ्वी के जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्मजीव है ना वो सभी मर जाएंगे, मर जाएंगे। जिससे क्या है कि जितने भी पदार्थ है ना, जैव निम्नीकरण पदार्थ, उसका अपघटन नहीं होगा, प्रदूषण हो जाएगा पृथ्वी में, ठीक है। फिर से क्या होगा, तो पेड़ पौधे, छोटे छोटे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उसके पत्ते जल जाएंगे। तो क्या है, ओजोन का सूत्र ओथिरी होती है। ओजोन हमारे लिए काफ़ी लाभकारी है, यह सुरक्षा का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, CFC का पूरा नाम लिखिए, CFC का। तो यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको सभी को ना आप लोग CFC का पूरा नाम एक ही में लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी जीव आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। देखिए प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। देखिए पेड़ पौधा को भी प्रथम ऊर्जा स्रोत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना पेड़ पौधा किसकी उपस्थिति में भोजन बनाती है? सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाती है। तो ना सबसे पहले ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? पेड़ पौधा। किसे प्राप्त करता है? सूर्य से। तो सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या बोलेंगे? सूर्य बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, DDT का पूरा नाम लिखिए, DDT का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। डाइक्लोरो, ठीक है। DDT का पूरा नाम क्या होता है देख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आप लोग को एक ही में लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसको आप लोग को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। डाइक्लोरो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। बार बार रिपीट करेंगे ना तो कोई भी चीज़ भूल नहीं होती है। आप लोग को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है माना, जैसे DDT का पूरा नाम, तो आप लोग इसको किस तरह से रीड करेंगे? DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बार बार इस तरह से रीड करेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर ना मैं 6 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या चीज़, सॉरी 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो मैं इसको बता दिया, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या? 8 देखिए, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? देख लीजिए, समताप मंडल, जिसका इंग्लिश नाम एस्ट्रोस्फीयर, ठीक है। हम लोग कौन सा मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। लेकिन समताप मंडल का इंग्लिश नाम क्या है? एस्ट्रोटोस्फीयर। देख लीजिए, आप लोग इसको एक बार जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ना नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर ना ये क्या है, थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको आप लोग को ना अगले वीडियो में कराऊंगा। आशा करता हूँ प्यारी स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ना अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या है, इसको ना अपना दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। थैंक यू प्यारे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, धन्यवाद।